गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और खाकी वर्दी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। पिंकू कुमार, किरण, हेमलता, शीतल, खुशी, सुखविंदर, विकास, अतुल, दयानंद गुप्ता, जितने भी प्यारे प्यारे होनहार बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट बता दीजिएगा बच्चों। सब कुछ परफेक्ट है तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना ये सेशन, जहां पर हम मिट्टियों को तो कंप्लीट करेंगे। 8 प्रकार की मिट्टी मैंने आप लोगों को बताई थी कि 1986 के अंदर अपने भारत के अंदर बच्चों पाए जाने वाली मिट्टी का क्या कर दिया गया था, वर्गीकरण कर दिया गया था। अपनी मिट्टी को मुख्य तौर पे 8 भागों में बांटा गया, या 8 प्रकार की मिट्टी के अंदर बच्चों अपने भारत की मिट्टी को डिवाइड किया गया। और जो अन्य प्रकार की मिट्टियां हैं वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि 27 प्रकार की 27 टाइप की जो सेकेंडरी सोयल है वो आपको इंडिया में बच्चों देखने को मिलेगी। बच्चों 6 प्रकार की मिट्टी हम कल तक पढ़ चुके थे, ये आपका 7वां टाइप है। तो मिट्टी का जो 7वां टाइप है, तो 7वीं मिट्टी को हम बोलते हैं पीट एवं दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी का मतलब एक ऐसे क्षेत्र की मिट्टी जहां पर आप लोगों को पानी नजर आएगा। और पानी कहाँ ज्यादा नजर आएगा कि एक तो जो डेल्टाई क्षेत्र है या समुद्र के साथ लगता कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, तो हमेशा ये मिट्टी आप लोगों को या तो तटीय क्षेत्र में मिलेगी या डेल्टाई क्षेत्र में। तो तटीय और डेल्टाई क्षेत्र की मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ बच्चों, दलदली या पीट मिट्टी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर हमें थोड़ा सा मैप के ऊपर बता दीजिएगा। तो बेटा मैप के ऊपर आप देख सकते हो कि कल हमने जो लास्ट में मिट्टी पढ़ी थी वो पर्वतीय मिट्टी पढ़ी थी। और मैंने आप लोगों को बताया था पर्वतीय मिट्टी जिसको हमने फॉरेस्ट सोयल भी बोला था, वन मिट्टी भी बोला था, तो पर्वतीय मिट्टी हिमालयन क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। और ये पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र है जिसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड का हिस्सा है, यहाँ सिक्किम है बच्चों, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो जहां पर भी हिमालय का विस्तार है पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ है, अपने भारत के जिन जिन राज्यों में हिमालय फैला हुआ है वहीं पर आपको कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां पर बच्चों आप लोगों को ये लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी आपकी लाल मिट्टी है। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि लाल मिट्टी के अंदर जब हम पानी को छोड़ देंगे तो वो मिट्टी जो है उसके बाद पीले रंग की दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी एक ही है। और लाल मिट्टी का विस्तार मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो हमने पठारी क्षेत्र पढ़ा, उन पठारी क्षेत्रों में जो राइट हैंड साइड का है, बंगाल की खाड़ी के साइड वाला जो क्षेत्र होगा वहीं पर आपको लाल मिट्टी का विस्तार ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चों मेघालय का पठार हमने यहाँ पढ़ा था, मेघालय के अंदर यहाँ पर भी लाल मिट्टी है। अरुणाचल प्रदेश का एरिया, नागालैंड का एरिया, मिजोरम का एरिया, मणिपुर का एरिया, त्रिपुरा का एरिया, यहाँ पर आपको लाल मिट्टी और मेरे दोस्त पीली मिट्टी का विस्तार पढ़ने को मिलेगा। नीचे की तरफ साउथ में हम बात करें तो तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र है, जहां पर नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बच्चों सर्वोत्तम मानी जाती है? पीली मिट्टी। और पीली मिट्टी कोई अलग मिट्टी नहीं होती बल्कि लाल मिट्टी की जो ऊपर वाली लाल परत है पानी के साथ बह के आगे निकल जाती है, तो बच्चों उस लाल परत के नीचे जो दूसरी लेयर निकलेगी वो आपकी येलो होगी। क्या होगी? येलो होगी। ठीक है ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल पंकज एक नंबर की बात बोल रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम पढ़ चुके थे कि ये जो आपका उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है जहां पर आप लोगों को सतलुज नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई नजर आएगी। तो सतलुज नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है बच्चों उसको हम जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र बोलेंगे। इसके अलावा जहां से नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, साबरमती नदी है बच्चों, खंबात की खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती है, तो ये आपका गुजरात वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पड़ने को मिलेगा। और कोस्टल जो एरिया होगा, तटीय जो क्षेत्र होगा जहां से नदियां बच्चों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहां पर भी जल के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाती है उसी को हमने क्या बोला था? जलोढ़ बोला था। और दक्कन के पठार में, ये पूरा का पूरा पठार आपका दक्कन का पठार है, तो दक्कन के पठार में बच्चों काली मिट्टी का विस्तार आपको पड़ने को मिलता है। दक्कन का जो पठार है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें ज्यादा हैं और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है बेटा? काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का। लैटेराइट मिट्टी मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के अंदर वहां पर आपको लैटेराइट मिट्टी पड़ने को मिलेगी जहां पर एक तो बारिश ज्यादा होगी, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, और साथ के साथ गर्मी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और ऐसे क्षेत्र एक तो हमारा वेस्टर्न घाट था, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है बेटा, ये आपका लैटेराइट मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसके अलावा मैंने उड़ीसा का तट आपको बताया था, ये वाला जो तट है ये आपका उड़ीसा का तट है, जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, यहाँ बारिश भी ज्यादा होती है, गर्मी भी ज्यादा होती है, और ये दोनों की दोनों कंडीशन लैटेराइट मिट्टी के लिए बड़ी जरूरी होती है। इसके अलावा बच्चों हमने यहाँ पर बात करें, ये मेघालय का पठार है, तो मेघालय के पठार में भी लैटेराइट मिट्टी आपको पड़ने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर बच्चों सेवराय नाम की पहाड़ी मैंने बताया था कि तमिलनाडु की जो सेवराय पहाड़ी है वहां पर भी आपको लैटेराइट मिट्टी, जिसका रंग ईंट के जैसा होता है, और बच्चों ईंट बनाने के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी आपकी लैटेराइट मिट्टी होती है। तो 6 प्रकार की मिट्टी आप लोगों को पढ़ा चुका था। ठीक है भाई, पीडीएफ में भेजता हूं भाई, क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ में मिल जाती है, एक बार आप ग्रुप के अंदर टैग किया करो। ठीक है, ग्रुप के अंदर आप टैग करोगे ना, तो वहां पर मैं जो आपकी पीडीएफ अपलोड करते हैं उनको एक बार बोल दूंगा कि समय पे पीडीएफ अपलोड क्यों नहीं हो रही। मेरी साइड से बच्चों क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ पहुंच जाती है। हम यहां पर बात करेंगे कि जो हमारा 7वां टाइप है वो है पीट एवं दलदली मिट्टी। बच्चों ये कहां पर मिलेगी? जहां पर वर्षा का जल बच्चों जमा हो जाता है, जहां पर जल जमा होगा वहीं पर दलदल बनेगा। क्या बनेगा? दलदल बनेगा। और जल जमाव के कारण बेटा पीट मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये आपको पीट मिट्टी केरल तथा तमिलनाडु के तट के ऊपर ज्यादा नजर आएगी। तो केरल और तमिलनाडु के तट पे जहां वर्षा का जल इकट्ठा हो जाएगा, तो वर्षा के जल के इकट्ठा होने से कौन सी मिट्टी बन जाएगी? उसे हम बोलेंगे बेटा पीट सोयल। क्या बोलेंगे उसे? हम पीट सोयल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो पीट मिट्टी है बेटा, उसका निर्माण मुख्य रूप से हम बात करें तो गिल्ली मिट्टी के अंदर वनस्पतियों के सड़ने से होता है। जब वहां पर पानी जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है तो उस क्षेत्र की मिट्टी क्या है बच्चों? गिल्ली हो चुकी है। और उस गिल्ली मिट्टी के अंदर जो भी वेजिटेशन होगा, यदि बच्चों वो खराब होके गलेगा, सड़ेगा, तो उस गिल्ली मिट्टी में वनस्पतियों के गलने सड़ने से बच्चों वो मिट्टी जो है गिल्ली मिट्टी कौन सी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी? पीट सोयल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वनस्पति गलेगी, सड़ेगी, तो वनस्पति के गलने सड़ने से कौन सा तत्व बनता है? ह्यूमस। तो सीधी सी बात है कि इस पीट मिट्टी के अंदर बेटा कौन से तत्वों की अधिक होगी? ह्यूमस तत्वों की। हमने यहां पर पर्वतीय मिट्टी के अंदर भी कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पढ़ा था? ह्यूमस तत्व। क्योंकि हिमालय क्षेत्र में भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, जिनके गलने सड़ने से ये ह्यूमस तत्व बना था। तो यहां पर भी गिल्ली मिट्टी के अंदर ये वनस्पति जब गलेगी, सड़ेगी, पीट मृदा का निर्माण होगा, तो गलने सड़ने से ह्यूमस नाम का तत्व भी क्या है? ज्यादा होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि बच्चों ये मिट्टी जो है केरल तमिलनाडु के अलावा सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन का जो डेल्टा है कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। सबसे ज्यादा विस्तार इसका वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो पश्चिम बंगाल में केरल और तमिलनाडु के अलावा बच्चों इस प्रकार की मिट्टी आपको एक तो पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन के डेल्टा में और उड़ीसा तट के ऊपर भी देखने को मिलेगी। हम बात करें थे भारत में जो दलदली मिट्टी है, इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा होती है बच्चों, और 45 से 50% जो ह्यूमस है वो आप लोगों को दलदली मिट्टी के अंदर पाया जाएगा, दलदली मिट्टी के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी में मिलती है? तो ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा आपकी दलदली मिट्टी के अंदर। दलदली मिट्टी को इंग्लिश में मर्सी सोयल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मर्सी सोयल बच्चों उसको हम बोलेंगे। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में मिलेगी क्योंकि नदियां बच्चों तट से होते हुए ही खाड़ी या सागर में गिरती है, और जहां तट से होते हुए सागर और खाड़ी में गिरेंगी तो तटों के आसपास ही आपको क्या बनते हुए नजर आएंगे? उन नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाएगा। तो डेल्टाई जो क्षेत्र होगा, कोस्टल जो एरिया होगा, जहां पानी का जमाव होगा, वहीं पर आप लोगों को ये मर्सी सोयल, ये पीट सोयल बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, 8वां जो टाइप है बेटा
उसका नाम है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। तो लास्ट टाइप है ये, 8 प्रकार की मिट्टियों के अंदर 8वां टाइप है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लवणीय व क्षारीय का मतलब क्या होता है। आप लोग सारे के सारे किसान परिवार से आते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज्यादा जो सिंचाई करते हैं हम लोग, वो कौन सी फसल के लिए करते हैं? धान की फसल के लिए, जिसमें हम चावल को हम बोल रहे हैं। तो धान की फसल में बच्चों सिंचाई की ज्यादा जरूरत होती है। तो जहां पर धान होता है वहां पर किसान सबसे ज्यादा मिट्टी के अंदर पानी छोड़ता है। जब मिट्टी के अंदर आप लगातार पानी छोड़ते जाओगे तो उस मिट्टी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की, बच्चों सोखने की जो क्षमता है वो ही खत्म हो जाएगी। जब उस मिट्टी के अंदर आप लगातार पानी डालते रहोगे तो मिट्टी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी। तो फिर पानी क्या करेगा? उस मिट्टी के ऊपर पड़ा रहेगा, और पानी के उस मिट्टी के ऊपर पड़े रहने के चलते बच्चों एक सफेद रंग की लेयर तैयार हो जाएगी। और वो जो सफेद रंग की परत तैयार होगी उसको हम बोल देते हैं ग्रामीण भाषा के अंदर नूनी। क्या बोल देते हैं? नूनी। आपने देखा होगा ना कि जब हम खेतों में जाते हैं तो बच्चों मिट्टी के ऊपर हमें दूर से एक सफेद रंग की लेयर नजर आएगी। वो कहाँ नजर आएगी? जहां पर धान ज्यादा होता है, जहां पर चावल ज्यादा होता है, क्योंकि वहां सिंचाई ज्यादा करते हैं। सिंचाई ज्यादा करते हैं तो मिट्टी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है ना? ठीक है। तो बेटा एक बार सिलेबस तो करवाने दो, प्रैक्टिस बिना सिलेबस ही करवा दूं? बिना सिलेबस ही प्रैक्टिस करवा दूं मतलब? तुम्हारे कोई चीज समझ में आए या ना आए, बस प्रैक्टिस मैं करवा दूं। बेटा प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं? पहले दिमाग में इस बात को बैठाओ कि हमने प्रैक्टिस उस चीज की करते हैं जब हमने सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया। और बेटा अभी तक तो अपना सिलेबस चल रहा है, सिलेबस होने के बाद आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना? अब मान के चलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट नहीं की और मैं तुम्हें वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दूं। ये इस ट्रैक के ऊपर तैयारी करना चाहते हो तुम? कैसी बहकी बहकी बातें करते हो बेटा तुम? तो पहले कुछ पढ़ो तो दिमाग में कुछ जाएगा, भेजे में कुछ सेट होगा, उसके बाद प्रैक्टिस होती है। या पहले ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें? बिल्कुल, मैं आज क्वेश्चन भी लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ, वन लिनियर फॉर्म में हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो बेटा याद रखना है कि आपको लवणीय और क्षारीय मिट्टी का जो निर्माण होगा वो हमेशा कौन से क्षेत्रों में होगा? जहां हम सिंचाई ज्यादा करते हैं, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में। ठीक है ना? अधिक सिंचाई वाले। प्रैक्टिस आप लोग किया करो ना। जैसे मैंने आप लोगों को मिट्टी पढ़ा दिया, तो बेटा आप मिट्टी से क्वेश्चन लगाओ। अब वो क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे? आरडब्ल्यूए की आपके पास बुक होगी, ठीक है, इंडिया जीके की बुक होगी, आरडब्ल्यूए की आपके पास येलो बुक होगी, या इसके अलावा कोई दूसरी बुक होगी। ठीक है, वहां से आप क्वेश्चन लगाओ। आपका कोई क्वेश्चन वहां से कवर नहीं हो रहा तो आप नेक्स्ट डे मेरे से क्लास में पूछें। ठीक है ना? क्योंकि आप कोई 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे नहीं हो, तुम नौकरी लेने वाले बच्चे हो। ठीक है, नौकरी लेने वाला बच्चा जो है ना एक्स्ट्रा एफर्ट करता है बाकियों की तुलना में। यानी कि यहां पर हम सिलेबस कर रहे हैं। अभी तक हमने जो जो टॉपिक पढ़े, आप कोई भी किताब हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, आप कोई भी प्रैक्टिस बुक उठाओ, आप आरडब्ल्यूए की कोई भी किताब उठाओ इंडिया जीके की, जहां पर आपको इन टॉपिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहां से प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट करो। ठीक है ना? जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब तो आपकी प्रैक्टिस और जबरदस्त हो जाएगी। उससे पहले आप खुद भी अपने लेवल के ऊपर क्या करो? काम करना स्टार्ट करो। ठीक है ना? तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो साथ के साथ। तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी का निर्माण हमने पढ़ लिया अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में। बेटा हम बात करेंगे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा सिंचाई करते हैं किसान, धान का बहुत बड़े स्तर पे उत्पादन होता है। हरियाणा छोटा सा राज्य है, यहाँ के किसान भी बच्चों बहुत सिंचाई करते हैं, जिसके चलते गेहूं और चावल बड़े स्तर पे उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, नहरें हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के अंदर भी बच्चों सिंचाई बहुत बड़े स्तर पे होती है। राजस्थान का वो इलाका जहां से चंबल नदी गुजरती है, तो बेटा चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का, वो हरा भरा क्षेत्र है। वहां पर गन्ने जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। वहां पर बच्चों सिंचाई बड़े स्तर पे होती है। तो उत्तरी राजस्थान का जो इलाका है, तो यहाँ पर आपको जहां सिंचाई ज्यादा होती है, किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता हुआ नजर आएगा मेरे दोस्त? लवणीय मिट्टी का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना? इसको हम सैलाइन सोयल बोल देते हैं। बच्चों हम ये भी जानते हैं कि हम इस प्रकार की मिट्टी में एक तो बरसीम, धान और गन्ना, बरसीम, धान और गन्ना,
बेटा ये लवणीय और जो क्षारीय मिट्टी होती है उसको हम रे या कल्लर मिट्टी भी बोलते हैं, रे या कल्लर मिट्टी भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा इस मिट्टी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, रे या कल्हर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ये लीजिएगा भाई, आप लोग बोल रहे हैं ना कि कुछ क्वेश्चन सर हमारे प्रैक्टिस के लिए हो जाए, तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि पूरी दुनिया के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उनको हमने कितने वर्गों में बांट रखा है, तो बच्चों विश्व की मिट्टियों को हमने 11 वर्गों में बांट रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, हमने विश्व की मिट्टी को कितनी क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, 11 क्लासेस के अंदर बच्चों 11 वर्गों में विश्व भर की मिट्टियों को डिवाइड किया गया है। और ये जो 11 वर्ग हैं, जो 11 क्लास हैं बच्चों, इन 11 क्लास के अंदर अपने भारत की भी बहुत सारी मिट्टियां हैं, बहुत सारी मिट्टियां हैं। मान के चलिएगा बच्चों दुनिया के अंदर इन 11 मिट्टी की क्लासेस के अंदर, मिट्टी के वर्गों में एक वर्ग है आपका इंसेप्टिसोल। एक विश्व भर की मिट्टी के वर्ग को बोलते हैं इंसेप्टिसोल। और इंसेप्टिसोल नाम का जो बच्चों वर्ग है, इसके अंदर अपने भारत की कौन सी मिट्टी है, गंगा से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको विश्व के इंसेप्टिसोयल, ठीक है, विश्व के इंसेप्टिसोल सोयल क्लास के अंदर बच्चों हमने शामिल कर रखा है। उसके बाद एक आपकी क्लास है वर्टिसोल। वर्टिसोल के अंदर बच्चों काली मिट्टी को शामिल किया गया है। तो विश्व की मिट्टी वर्ग के अंदर वर्टिसोल में बच्चों भारत की कौन सी मिट्टी शामिल है, काली मिट्टी शामिल है। ठीक है, हम बात करेंगे एरिडी सोयल। एरिडी का मतलब क्या होगा, एरिड का मतलब होता है शुष्क, और शुष्क मिट्टी बच्चों कौन सी पढ़ाई हमने, मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी को बच्चों विश्व की एरिडीसोल के अंदर क्या है, शामिल किया गया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एरिडीसोल। हिस्टोसोल, हिस्टोसोल के अंदर बेटा कौन सी मिट्टी को शामिल किया गया है, पीट और दलदली मिट्टी को। तो याद रखिएगा दुनिया के जो 11 मिट्टी के वर्ग हैं उनमें से एक है हिस्टोसोल, और हिस्टोसोल के अंदर कौन सी मिट्टी है भारत की, पीट और दलदली मिट्टी है, पीट और मर्सी सोयल है। बच्चों हम बात करें ऑक्सीसोल की, तो ऑक्सीसोल में लैटेराइट मिट्टी, और कौन सी लैटेराइट, जो केरल राज्य के अंदर पाई जाती है, केरल राज्य के अंदर पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी को हमने ऑक्सीसोल के अंदर शामिल कर रखा है। बेटा आपसे कोई पूछ ले कि भाई केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड यानी कि सेंट्रल सोयल कंजर्वेशन बोर्ड की जो स्थापना है वो कौन से साल हुई थी, तो आपको बोलना है 1953 के अंदर। ठीक है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड यानी कि मिट्टी को बचाए रखने के लिए हमारे भारत की जो मिट्टियां हैं बच्चों उनके अंदर जो भी तत्वों की कमी है उन कमियों को हम जल्दी से जल्दी पूरा करें, हम अपनी मिट्टी को बच्चों खराब होने से बचाएं, उसका संरक्षण हम करें। इसके लिए एक बोर्ड 1953 1953 के अंदर बच्चों बनाया गया था, 1953 के अंदर। ठीक है, आपसे पूछ ले कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो बंजर भूमि है वो कौन से राज्य में है, तो आप सभी को पता होगा थार का मरुस्थल है जो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसका सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में है। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है बच्चों वो सबसे बड़ा बंजर क्षेत्र है। ठीक है, बंजर का मतलब होता है जहां कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पर शुष्क भूमि है, बारिश वहां ज्यादा होती नहीं है। ठीक है ना बच्चों, हम बात करेंगे प्रतिशत की दृष्टि से। यहां पर परसेंटेज का जिक्र हो रहा है, किसका जिक्र हो रहा है, परसेंटेज का। बेटा प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो बंजर भूमि है वो कौन से स्टेट के अंदर है, जम्मू कश्मीर। प्रतिशत ज्यादा किसका है, जम्मू कश्मीर का। प्रतिशत ज्यादा किसका है, जम्मू कश्मीर का। और एरिया ज्यादा किसका है, राजस्थान का। परसेंटेज एक अलग चीज है और बच्चों एरिया एक अलग चीज है। तो परसेंटेज के अंदर बंजर भूमि जम्मू कश्मीर के पास, और एरिया के अकॉर्डिंग बच्चों बंजर भूमि राजस्थान राज्य के पास है। सबसे ज्यादा जो सूखा एरिया है, एरिड जोन जो है बच्चों, वो कौन से राज्य में, राजस्थान में, क्योंकि यहाँ बारिश क्या होती है, कम होती है। तो सर्वाधिक सूखा क्षेत्र यहाँ है।
बच्चों हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो लवणीय मृदा है, सैलाइन सोयल जो एरिया आपका सबसे ज्यादा है वो है कच्छ जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? कच्छ जिले के अंदर। कच्छ एक दलदलीय क्षेत्र है, दलदलीय क्षेत्र है बच्चों, ठीक है। तो कच्छ जो जिला है अपने भारत का सबसे बड़ा जिला है अकॉर्डिंग टू एरिया, जो गुजरात राज्य का है, और ये सबसे बड़ा लवणीय मिट्टी वाला क्षेत्र है। हम बात करें सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी कौन से राज्य में है बेटा? उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो लीनियर फॉर्म में, और इस तरीके से मैं क्वेश्चन फिर आपको टॉपिक के बाद करवाया करूंगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई सबसे ज्यादा लवणीय मृदा वाला जिला कच्छ, राज्य गुजरात। बेटा आपसे पूछे कि क्षारीय मृदा अल्कलाइन सोयल एरिया, लार्जेस्ट अल्कलाइन सोयल एरिया, आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो हमने पढ़ ही लिया है। इसके अलावा बच्चों लाल मिट्टी के अंदर क्या ज्यादा होता है? आयरन ज्यादा होता है, क्योंकि लाल मिट्टी का रंग लाल भी हमने पढ़ा था आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि लाल मिट्टी के अंदर जब बच्चों हम जल छोड़ देंगे, यानी कि मानसून जब आएगा, बारिश जब आएगी और लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में जब बारिश गिरेगी, तो बच्चों बारिश के पानी के साथ वो लाल रंग की जो लेयर है वो आगे बह के चली जाएगी, और जो लाल रंग की लेयर बह के आगे निकल जाती है उसके ठीक नीचे की लेयर बच्चों पीले रंग की होती है। इसीलिए हम इस लाल मिट्टी के अंदर जल छोड़ने के बाद इसे कौन सी मिट्टी बोलना शुरू कर देते हैं? पीली मिट्टी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। पीली मिट्टी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, याद रखेंगे, चलेगा। अब बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है। ये आपका पीपीटी से ही हम कवर करेंगे, क्योंकि सारा का सारा स्टैटिक सा पार्ट है, डायरेक्ट याद रखने का पार्ट है, उसमें समझने का कुछ है नहीं। और इससे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम हाथ से लिख के ही आप लोगों को समझाएंगे। और ये छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है बच्चों मिनरल, यानी कि खनिज। हम अपने भारत के अंदर जो मुख्य मुख्य खनिज हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत के प्रमुख खनिज, बच्चों हम बात करें तो भारत के खनिजों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांटते हैं बच्चों। एक होगा आपका मेटेलिक मिनरल, धात्विक खनिज। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे खनिज जो धातुओं, ऐसे खनिज मेरे दोस्त जो हमें धातु प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? धातु प्रदान करेंगे, उनको हम क्या बोल देंगे? धात्विक खनिज बोल देंगे। और हमेशा धातुएं कौन सी चट्टानों से निकाली जाती हैं? आग्नेय चट्टानों से, इग्नियस रॉक से। तो बच्चों धात्विक खनिज हमेशा कौन सी चट्टानों में मिलेंगे? आग्नेय चट्टानों के अंदर मिलेंगे। कौन सी चट्टानों में? आग्नेय चट्टानों में। बेटा डाउट क्या आ रहा है फटाफट बताओ, एक बार फटाफट बताओ। जो भी आपका डाउट आ रहा है ना, आपका डाउट क्लियर करना पहली प्रायोरिटी है मेरी। लेकिन आपका डाउट जेन्युइन भी होना चाहिए। आपका डाउट क्या होता है? आपका डाउट होता है सिलेबस कब कंप्लीट होगा। आपका डाउट क्या होता है बेटा? सर जी पीडीएफ नहीं डाली आपने, ये डाउट आता है आपका। चलेगा, एक बार सारे के सारे बच्चे अपना डाउट क्लियर कीजिएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ आपके ऊपर चीजें थोप रहा हूँ, आपके वो चीजें समझ में भी आनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट बच्चों उसके अंदर बनना चाहिए। बताइएगा फटाफट। बेटा एक्स्ट्रा क्लास से क्यों लेनी जब हम टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास वो टीचर ले रहे होंगे जिनका सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा पेंडिंग होगा। अपना ज़्यादा पेंडिंग नहीं है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चैप्टर हैं वो लगभग मेरे दोस्त में 4-5 दिसंबर तक, कोशिश तो रहेगी नवंबर के लास्ट तक, वरना 4-5 दिसंबर तक आप लोगों को मैं वो टॉपिक करवा दूंगा। आप दूसरे टीचरों के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, ये सब्जेक्ट अलग है, वो सब्जेक्ट अलग है। है ना। अब आप इस ज्योग्राफी को यदि मैथ के साथ रिलेट करोगे कि सर मैथ की क्लास तो 2 घंटे होती है, तो बेटा मैथ एक वाइड आपका सिलेबस है, उसकी वेटेज भी ज़्यादा है।
अब ज्योग्राफी की वेटेज आपके एग्जाम में इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ये है ना कि जैसे घर से पढ़ रहे हैं, तो मेरे को आपका बैकग्राउंड नहीं पता है कि आप भाई कौन सी मतलब स्टडी करके आए हैं। आप आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, ठीक है, साइंस में मेडिकल से हैं, नॉन मेडिकल से हैं। आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी पहले रहा है या नहीं रहा, स्कूल में आपने ज्योग्राफी अच्छे से सीखी है या नहीं सीखी है, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो आप यहाँ बस एक सलाह देने वाले बच्चे बन जाते हो कि मैं सलाह देता हूँ। वो आपके अकॉर्डिंग है ना बेटा, क्योंकि सिर्फ आप अकेले हो। और आप ये भी सोचिएगा कि जो आपको पता है क्या मेरे को नहीं पता होगा। इतना तो आप भी दिमाग लगा सकते हो कि जो आपके दिमाग में आ रहा है क्या वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा मेरे दिमाग में भी, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों का दिमाग में क्या क्या डाउट बन सकता है किस टॉपिक से, वो भी मेरे को पता होता है। तो एक बार हम जैसा पढ़ रहे हैं उसको चलने दीजिएगा, और जैसे जैसे क्लास चलती है उसको फॉलो कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते थे ना किसी टीचर से, तो हम सलाह नहीं देते थे कि यार ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ, ये कराओ, वो कराओ। हम सलाह नहीं देते थे। जब हम सलाह नहीं देते थे तो हमने खूब सीखा अपने टीचरों से। लेकिन आजकल का जो बच्चा है ना, वो सीखना नहीं चाहता, बल्कि क्लास शुरू होते ही कमेंट करना शुरू कर देता है, सलाह देना स्टार्ट कर देता है। और 60 मिनट की क्लास है ना, तो उसमें बेटा 25 से 30 मिनट वो सलाह देने में लगा रहता है ना। इसलिए आप लोग कम सीख पाते हो। क्यों कम सीख पाते हो? क्योंकि आप क्लास शुरू होते ही सलाह देना स्टार्ट कर देते हो। इकोनॉमिक्स की क्लास कब होगी बेटा? ये इकोनॉमिक्स वाले सर बताएंगे। और ज्योग्राफी के कंप्लीट होते ही शायद आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने खनिजों का क्लासिफिकेशन किया, खनिजों का हमने वर्गीकरण किया। भारत में जो खनिज पाए जाते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करके चलेंगे। एक को बोलेंगे बेटा धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स। एक को बोलेंगे अधात्विक खनिज, यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है। धात्विक खनिज कौन से होंगे? जिससे हम धातुएं प्राप्त करेंगे। जिससे हम क्या प्राप्त करेंगे? धातुएं प्राप्त करेंगे। मेटल्स जिससे हम बच्चों प्राप्त करेंगे। जिन खनिजों को गलाने से धातुएं प्राप्त होंगी, मेटल्स प्राप्त होंगी, ठीक है बच्चों, उन सारे के सारे खनिजों को हम मेटेलिक मिनरल बोलेंगे। और जिनसे मेरे दोस्त धातुएं हम प्राप्त नहीं करेंगे, जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त नहीं होंगी, ठीक है ना, उनको हम बोलेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल। क्या बोलेंगे? नॉन मेटेलिक मिनरल। बच्चों धातुएं हमेशा कौन सी चट्टानों से प्राप्त होती हैं? इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक, ठीक है ना। आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होगा? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होकर जमने से होगा बच्चों। चट्टानों से, ठीक है, आग्नेय चट्टानों से हम प्राप्त करेंगे। और बेटा जो अधात्विक खनिज हैं, ये हमेशा कौन सी चट्टानों में मिलेंगे आपको? सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। सेडिमेंट्री रॉक्स, इनको हम परतदार चट्टानें भी बोलते हैं और अवसादी चट्टानें भी बोलते हैं। कौन सी चट्टानें बोलते हैं? अवसादी चट्टानें बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक सेडिमेंट्री रॉक से, और मेटेलिक मेरे दोस्त आपके इग्नियस रॉक से। जो भी हमारे धात्विक खनिज हैं, यानी कि ऐसे खनिज जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होंगी, उनको हम दो भागों में बांटेंगे। एक को बोलेंगे बच्चों फेरस मेटल्स, लो धातुएं, ठीक है। और एक को हम बोलेंगे नॉन फेरस मेटल्स, अलो धातुएं। अब लो धातुएं मतलब पता होगा कि जिन धातुओं के अंदर लोहे की मात्रा ज्यादा है उनको हम लोह धातुएं बोलेंगे। जिनके अंदर लोहा है ही नहीं, तो बच्चों उनको हम अलो धातुएं बोलेंगे, नॉन फेरस मेटल बोल देंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल भाई, लोकेश कुमार काम आएगा बेटा, ठीक है ना। ये ज्ञान भी काम आएगा, और मान लिया करो तुम।
ठीक है, ज्ञान इसलिए देता हूं, तुम मेरे से उम्र में भी छोटे हो और शायद अनुभव में भी छोटे हो। ठीक है ना। आप नौकरी लगोगे और हम नौकरी लगवा रहे हैं, तो लगवाने वाले का ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा हावी होगा लगने वाले से, तो इसलिए तुम मान लिया करो। हम बात करेंगे बेटा लो धातुओं के अंदर लो अयस्क होगा। एक तो लो अयस्क आपको याद रखना है, एक मैग्नीज, मैग्नीज, और एक बच्चों आपको याद रखना है क्रोमियम। क्या याद रखोगे? क्रोमियम याद रखोगे। ठीक है ना, क्रोमियम। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते नहीं हैं, मैं पक्का भरोसे के साथ बोल सकता हूं कि जो बच्चा कमेंट बहुत कम करेगा, सलाह बहुत कम देगा, वो पक्का खाकी वर्दी में नजर आएगा ही आएगा, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी जो है ना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लगी रहती है। और कुछ बच्चे जो है ना वो अनावश्यक कमेंट करते रहते हैं। और जब आप इस प्रकार की भाषा बोलते हो, जैसे ये एक दो बच्चा बोल रहा है, विकास क्या है इसका नाम, तो बेटा मेरे को पता है कि आपकी परवरिश भी कैसे हुई होगी, है ना। मतलब आप घर में भी ऐसे ही बोलते होगे आपके माँ बाप को कि ज़्यादा सलाह मत दे, मेरे को सब पता है, क्योंकि जिस उम्र में आप हो उस उम्र में सारे के सारे ही हैं, है ना। हाँ, चलेगा। हम बात करेंगे बेटा एलो धातुएं। एलो धातुएं जो है ना इसके अंदर क्या होगी, जिसके अंदर लोहा नहीं होगा, जैसे सोना है, सोना है, ठीक है। उसके बाद है चांदी है, चांदी के बाद जस्ता है, जस्ते के बाद क्या है बेटा, शीशा है। तो ये सारे के सारे आपकी नॉन फेरस मेटल्स होंगी, सोना है, चांदी है, जस्ता है, शीशा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। नहीं, और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन तीन मेन है। ठीक है ना, तीन मेन है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों अधात्विक खनिज परतदार, अधात्विक खनिज और परतदार इनको हम बोलते हैं। तो बच्चों इनको हम दो भागों में लेके चलेंगे, एक को अकार्बनिक बोलेंगे, नॉन ऑर्गेनिक बोलेंगे, गैर ईंधन खनिज, यानी कि ऐसे खनिज जिनसे ईंधन प्राप्त नहीं होता है या ईंधन के रूप में इन खनिजों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इनको हम नॉन ऑर्गेनिक बोलेंगे। और बेटा ये होता है ऑर्गेनिक, जिनसे हम क्या बोलेंगे, एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ऐसे खनिज आपके ऑर्गेनिक कहलाते हैं, ऊर्जा खनिज कहलाते हैं, ईंधन वाले खनिज कहलाते हैं। और ये सारे के सारे आपके नॉन मेटेलिक मिनरल में आएंगे, क्योंकि जिनसे ऊर्जा प्राप्त होगी और जिनसे ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, जो ऑर्गेनिक होगा जो नॉन ऑर्गेनिक होगा, ये आपके सारे के सारे मेरे दोस्त बिना धातुओं वाले खनिज होंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल इन्हें हम बोलेंगे। अकार्बनिक खनिजों के अंदर एक तो आपका आ जाता है लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, एक आ जाता है मार्बल जिसको हम बोल देते हैं संगमरमर, एक आ जाता है सल्फर, एक आ जाता है बच्चों बलुआ पत्थर जिसको हम बोलते हैं सैंडस्टोन। क्या बोलते हैं? सैंडस्टोन। कार्बनिक के अंदर हम बात करेंगे जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी, वो खनिज कौन से होंगे, जैसे कोयला है, कोयले से बच्चों हम क्या है, एनर्जी उत्पादन करते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ साथ जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे के सारे आपके ऊर्जा वाले क्या होंगे, खनिज होंगे। ठीक है ना। समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं बच्चों की भारत के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं। भारत के अंदर जो मुख्य खनिज हैं उनमें आपका एक तो निक्कल है, निक्कल, निक्कल बच्चों एक चुंबकीय पदार्थ होता है। एक आपका टंगस्टन है, प्लेटिनम है बच्चों, बॉक्साइट है, बॉक्साइट भी आपका प्रमुख खनिजों की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा कोबाल्ट है, कोबाल्ट के अलावा बच्चों हम बात करें तो मोलिब्डेनम है। ठीक है, मोलिब्डेनम जो है ये भी आपका एक मेजर मिनरल है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है। और हम बात करें तांबा, तांबा जिसके लिए राजस्थान का खेतड़ी फेमस है, कौन फेमस है, खेतड़ी। तो खेतड़ी नाम की जो जगह है बच्चों, यहीं पर आपको तांबे की खान ज्यादा नजर आएंगी। और खेतड़ी पड़ता है कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। खेतड़ी कहाँ पड़ता है, राजस्थान के अंदर। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर अपने भारत का स्थान कौन से खनिज के उत्पादन में कौन सा आता है। बच्चों हम सबसे पहले बात करें कि भारत जो देश है ये आयरन ओर के उत्पादन में, लो अयस्क के उत्पादन में, कच्चे लोहे के उत्पादन में पूरी दुनिया में कौन से नंबर पे आता है बेटा, चौथे नंबर पे आता है। ठीक है। तो कच्चे लोहे के उत्पादन में हम कौन से नंबर पे आते हैं, फोर्थ रैंक है इंडिया की आयरन ओर प्रोडक्शन के अंदर, कच्चा लोहा उत्पादन के अंदर।
बिल्कुल, टंगस्टन का मतलब होता है जो आपके घर के अंदर बल्ब लगा होगा, उस बल्ब के अंदर जो तंतु होता है बच्चों, ठीक है। तो बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। उसके बाद हम बात करेंगे स्टील, कच्चा स्टील बच्चों, ठीक है ना। स्टील यानी कि स्टील जो होता है वो मिक्सचर होता है। स्टील जो होता है वो क्या होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो बच्चों हम बात करेंगे स्टील को बनाने वाला जो रॉ मटेरियल होगा उसके उत्पादन में अपना भारत पूरी दुनिया में कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। यदि मैं बात करूं अबरक की, बेटा यदि मैं बात करूं अबरक की, अबरक एक ऐसा खनिज है जिसका यूज हम विद्युत उत्पादन में करते हैं। किस में करते हैं? विद्युत उत्पादन में। जब अपने को बिजली का निर्माण करना हो तो विद्युत उत्पादन में यूज किया जाने वाला अबरक बच्चों, इसके उत्पादन में भारत का दुनिया में 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है, ठीक है ना। हम बात करेंगे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के उत्पादन में बेटा 23वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। हम बात करें सीमेंट की, तो बेटा सीमेंट के उत्पादन में अपने भारत का जो स्थान है विश्व में बच्चों वो दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। उसके बाद हम बात करेंगे जिंक की। जिंक नाम का जो आपने खनिज पढ़ा होगा, तो जिंक के उत्पादन में विश्व में अपने भारत का स्थान है तीसरा। कौन सा है? तीसरा। बात करें बेटा एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के उत्पादन में हमारा स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। अब हम बात करेंगे मैग्नीज की, तो मैग्नीज के अंदर हमारा स्थान कौन सा है बेटा? छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। हम बात करेंगे बॉक्साइट की। बॉक्साइट में बच्चों अपना स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां। तो भारत का स्थान बता रहा हूं पूरी दुनिया के अंदर। ग्रेफाइट, नेचुरल ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में, उत्पादन में बेटा अपना भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पर है, ठीक है। सर जी पहले नंबर पे नहीं है क्या भारत? भारत पहले नंबर पे है बच्चों जनसंख्या के मामले में, ठीक है ना। हाँ, तो जनसंख्या के मामले में है। और उस जनसंख्या में भी बच्चों बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है जिसके अंदर पेशेंट्स तो है ही नहीं, ठीक है। हाँ, मतलब एक जैसे चीन जैसा देश है, यदि वहां पर जनसंख्या ज्यादा है तो वो चीन वाली जनसंख्या जो है ना वो आत्मनिर्भर है, लेकिन अपने वाली जनसंख्या आत्मनिर्भर नहीं है। बच्चों अब हम बात करेंगे कुछ खनिज और इन खनिजों के जो उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले निक्कल की। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा निक्कल की। निक्कल नाम का जो खनिज है इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। तो याद रखिएगा निक्कल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? झारखंड होगा। निक्कल के बाद बेटा नाम आता है टंगस्टन का। किसका नाम आता है? टंगस्टन का। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई टंगस्टन नाम खनिज जो है ये सबसे ज्यादा कौन से राज्यों से निकाला जाता है? राजस्थान और महाराष्ट्र जो होगा वो इसका मेन प्रोड्यूसर होगा, मुख्य उत्पादक होगा। बच्चों बेराइट, बेराइट नाम का खनिज जो है ये सबसे ज्यादा कहां पर? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों के दोनों स्टेट बेराइट के उत्पादक राज्य होंगे। बच्चों हम बात करें फायर क्ले की, फायर क्ले अग्नि मिट्टी की, तो फायर क्ले के लिए बच्चों गुजरात और राजस्थान राज्य का नाम आएगा। गुजरात और राजस्थान सबसे बड़े उत्पादक होंगे फायर क्ले के, ठीक है। फ्लोराइट, हम बात करेंगे बेटा फ्लोराइट। फ्लोराइट नाम का जो मिनरल होगा, खनिज होगा, ये सबसे ज्यादा कौन से राज्यों के अंदर? गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर। तो गुजरात और महाराष्ट्र जो होंगे वो इसके मुख्य उत्पादक राज्य होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों चाइना क्ले। चाइना क्ले, ठीक है, इसको कैलोनाइट बोल देते हैं। चाइना क्ले को ही कैओलाइट कैओलिनाइट बोलते हैं। कैओलिनाइट चाइना क्ले। बच्चों हम बात करें तो राजस्थान और गुजरात, तो राजस्थान और गुजरात इसके मुख्य उत्पादक होंगे। गार्नेट, गार्नेट नाम का जो खनिज है ये थोड़े से अटपटे नाम है क्योंकि खनिजों के नाम अटपटे ही होते हैं, ठीक है, और बार बार पढ़ोगे तभी ये दिमाग में रुकेंगे। तो बेटा गार्नेट जो है ये तमिलनाडु और उड़ीसा दोनों के दोनों राज्य इसके मुख्य उत्पादक होंगे। एपेटाइट,
एपेटाइट नाम का जो खनिज है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक होगा वो वेस्ट बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल होगा। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस एक ऐसा बच्चों खनिज होता है जो आग में नहीं जलता, आग में नहीं जलता, आग में नहीं जलता। तो बच्चों जो भी विद्युत से संबंधित औजार बनते हैं, बिजली से संबंधित, विद्युत से संबंधित जो औजार बनते हैं ना, वो एस्बेस्टोस के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता, एस्बेस्टोस। और एस्बेस्टोस नाम का जो खनिज है बच्चों, ये सबसे ज्यादा कहाँ से, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया जाता है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से। ठीक है ना। ठीक है बच्चों। निक्कल क्या होता है सर? बेटा ये निक्कल एक आपका खनिज ही होता है, ये सारे के सारे खनिज हैं बेटा, कोई सब्जी और फल फूल थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, खनिज है ये, ठीक है ना, खनिज हैं। और निक्कल, अब जो खनिज का नाम आप पढ़ रहे हो, इसको आप ऐसा देख नहीं पाओगे कि मैंने निक्कल देखा कि निक्कल कैसा होता है, ठीक है। तो बेटा ये प्राप्त होते हैं कच्चे रूप में, और फिर इनको डाल के जो है ना, वो क्या है, तैयार किया जाता है। जैसे हम सोने की बात करेंगे, ठीक है ना, तो सोना बच्चों प्राप्त होगा किसी और रूप में, फिर बाद में उसकी पॉलिश कर करके उसको हम ऐसा चमका देंगे जिससे फिर आभूषण बनते हैं। तो जमीन से, पठार से, किसी खान से सोना ऐसे का ऐसा नहीं निकलता, जैसा आप लोग महिलाओं के गले के अंदर, हाथों के अंदर चमकते हुए देखते हो। कहीं तुम सोचो कि ऐसा कैसा निकलता है, और फिर कपड़ा मार के बच्चों इसको ज्वेलरी की शॉप में रख देते हैं। सारे के सारे मोस्ट ही हैं, ठीक है। बच्चों आपको ध्यान रखना है, फेल्सपार, फेल्सपार नाम का जो खनिज है, इसके उत्पादक राज्य कौन से होंगे, एक तेलंगाना और एक राजस्थान, एक तेलंगाना और एक राजस्थान, ठीक है ना। सल्फर, बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि सल्फर का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, हरियाणा और गुजरात जो है वो सल्फर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? सल्फर के लिए फेमस है। उसके बाद याद रखिएगा पाइराइट्स, पाइराइट्स नाम का जो खनिज है बेटा, वो बिहार और राजस्थान, कहाँ पर, बिहार और राजस्थान। हम बात करेंगे कायनाइट की, तो कायनाइट नाम का जो खनिज है वो कहाँ पर, झारखंड और राजस्थान के अंदर। तो झारखंड और राजस्थान जो है, ये कायनाइट नाम के खनिज के सबसे बड़े क्या होंगे, उत्पादक होंगे। सिलीमेनाइट, सिलीमेनाइट नाम का जो बच्चों आपका मिनरल होगा, ये बड़े स्तर पे कहाँ से, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से प्राप्त किया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को ये बच्चों 13-14 जो हैं खनिज बताए हैं मुख्य तौर पे, वैसे खनिज और भी बहुत सारे हैं, और इनके जो उत्पादक राज्य हैं ये आप लोगों को याद रखने ही रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, चलेगा। अब हम बच्चों बात करते हैं, ये तो हमने बात की है मुख्य रूप से जो बड़ी मात्रा में ये खनिज इन राज्यों से प्राप्त किए जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे और खनिज हैं, जैसे हम बात करेंगे बच्चों, आपका एक ईंधन के रूप में यूज किया जाने वाला ऑर्गेनिक मिनरल है बच्चों, कार्बनिक खनिज है, नाम है कोयला। तो आपसे कोई पूछ रहे कि भाई कोयले के लिए आपके कौन कौन से राज्य फेमस हैं, तो बेटा कोयला जो निकाला जाता है, एक तो छोटा नागपुर के पठार से, और छोटा नागपुर के पठार का विस्तार हमने झारखंड में पढ़ा, छत्तीसगढ़ में पढ़ा, ठीक है। तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एक राज्य का नाम याद रखना है, जैसे मध्य प्रदेश आपने याद रख लिया, मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ बेटा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ कौन अलग हुआ था, झारखंड। कौन अलग हुआ था, झारखंड। छत्तीसगढ़ के साथ कौन लगता है, उड़ीसा, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के साथ कौन लगता है बेटा, याद रखिएगा, उड़ीसा। और उड़ीसा के साथ कौन लगता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि यदि एक राज्य में खनिज मिल रहा है तो पड़ोसी राज्यों के अंदर भी बच्चों उस खनिज को हम प्राप्त करेंगे, हालांकि हो सकता है कम मात्रा में प्राप्त करें, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको कोयला नजर आएगा, वो एक तो नजर आएगा बच्चों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर गोदावरी
सॉरी, महानदी कोल डैम एरिया के अंदर, जहां से महानदी गुजरती है उसके दोनों ओर का जो क्षेत्र है वो कोयले के लिए ही फेमस है। इसको हम बोलते हैं महानदी कोल डैम। तो महानदी कोल डैम क्षेत्र बच्चों आपका कोयले के लिए फेमस होगा। झारखंड के अंदर हम बात करेंगे तो छोटा नागपुर का पठार आपका फेमस होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कच्चा लोहा, आयरन ओर बोल सकते हैं, लो अयस्क। तो लो अयस्क कहाँ से प्राप्त करोगे? उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटक से, गोवा से। ये आपके मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट होंगे बच्चों इन मिनरल्स के। ठीक है। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का बच्चों ओर है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट। ठीक है। तो बॉक्साइट से ही हम एल्यूमिनियम तैयार करेंगे। तो बेटा हम बात करें बॉक्साइट के लिए उड़ीसा, उड़ीसा के साथ गुजरात, गुजरात के साथ झारखंड, झारखंड के साथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश। तो ये सारे के सारे आपके जो स्टेट होंगे ये बॉक्साइट के प्रोड्यूसिंग स्टेट होंगे। मैग्नीज नाम का जो बच्चों खनिज है, तो मैं से मैग्नीज, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से महाराष्ट्र। ठीक है। तो मैग्नीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा, कर्नाटक। ठीक है। तांबा, तांबे के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सबसे मेन जो है बच्चों वो राजस्थान का खेतड़ी है। ठीक है। तो तांबा नामक जो धातु है वो राजस्थान के खेतड़ी से ही बड़े स्तर पे प्राप्त की जाती है। यह बच्चों झारखंड का सीबूम नाम का जो क्षेत्र है ये भी तांबे के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश का बालाघाट बच्चों ये भी आपका तांबे के लिए फेमस है। अब हम बात करेंगे अब्रक की, बात करेंगे बेटा अब्रक की। तो अब्रक का जो उत्पादन है एक तो झारखंड में ज्यादा, बिहार में और राजस्थान में। तो झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से ही तो अलग हुआ है। ठीक है। तो बिहार, झारखंड और राजस्थान ये अब्रक के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। बात करें जस्ता और सीसा की, जिंक और लेड की, तो मेरे दोस्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साथ लगता उड़ीसा। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये जस्ता और सीसा के मुख्य उत्पादक राज्य होंगे। बेटा सोना जो है ना, सोना, सोना जो है ये कर्नाटक के अंदर एक खान है, कोलार खान। ठीक है। तो अपने भारत के अंदर जो सोना है वो कर्नाटक के अंदर दो खान है, एक है बच्चों हुत्ती, हुत्ती नाम की खान, और एक है कोलार, कोलार कर्नाटक। तो कोलार नाम की जगह वो सोने के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अपने भारत के अंदर सोना इतना ज्यादा नहीं निकाला जाता, ज्यादा नहीं निकाला जाता, तभी तो सोने के दाम बच्चों आज 1,15,000 के आसपास जा रखे हैं। ठीक है। तो 10 ग्राम सोने का भाव 1,15,000, वो भी 22 कैरेट का, 24 कैरेट का तो और ज्यादा है। ठीक है। तो यहां से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलार नाम की जो सोने की खान है वो कौन से राज्य के अंदर है? आप बोलेंगे कर्नाटक स्टेट के अंदर है। उसके बाद हम बात करेंगे लाइमस्टोन की, चूना पत्थर की। बिल्कुल सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे ये बच्चों। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जो है ना कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा? एक तो मध्य प्रदेश से प्राप्त होगा, एक आंध्र प्रदेश से प्राप्त होगा बच्चों, मध्य प्रदेश के साथ लगता राजस्थान, यहां से भी राजस्थान के साथ लगता गुजरात, और मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ है? छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा चूना पत्थर जो है ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ लगता राजस्थान, राजस्थान के साथ लगता बेटा गुजरात। ठीक है। यहां से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। क्रोमाइट, क्रोमाइट जो है एक खनिज आपका, ये उड़ीसा से, कर्नाटक से, झारखंड से, महाराष्ट्र से। तो क्रोमाइट नाम का खनिज जो है ये उड़ीसा से, कर्नाटक से, झारखंड से और महाराष्ट्र से मेरे दोस्त प्राप्त किया जाता है। ठीक है। हम बात करेंगे यूरेनियम की। तो बेटा यूरेनियम जो है ना ये झारखंड से, यूरेनियम कहाँ से? झारखंड से, आंध्र प्रदेश से और राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। बच्चों हम बात करेंगे नमक की, साल्ट की। तो साल्ट जो है ना वो कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? गुजरात से, राजस्थान से, तमिलनाडु से। तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु मेरे दोस्त यहाँ से साल्ट यानी कि नमक, और नमक का बच्चों सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात राज्य करेगा। कौन सा राज्य करेगा? गुजरात राज्य करेगा। ठीक है।
हम बात करेंगे पेट्रोलियम की, जो एक आपका ईंधन वाला खनिज है, ऑर्गेनिक मिनरल इसे बोलेंगे। तो बच्चों पेट्रोलियम, आसाम, आसाम का कौन सा क्षेत्र, डिगबोई, डिगबोई। उसके अलावा गुजरात, गुजरात के अंदर कौन सा क्षेत्र, अंकलेश्वर गुजरात के अंदर अंकलेश्वर, ठीक है बच्चों। राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो गुजरात में एक जामनगर भी है बच्चों, ठीक है। तो जामनगर जो है ना, जामनगर, जामनगर के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी है रिलायंस की। हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, प्राकृतिक गैस की। तो प्राकृतिक गैस बच्चों जहां से आपका पेट्रोलियम है वहीं से प्राकृतिक गैस। आसाम से हमने पेट्रोलियम पढ़ा तो आसाम से प्राकृतिक गैस, गुजरात से हमने पेट्रोलियम पढ़ा तो गुजरात से, राजस्थान से बच्चों हमने पेट्रोलियम पढ़ा तो राजस्थान से भी नेचुरल गैस, और आंध्र प्रदेश से हमने पेट्रोलियम पढ़ा तो आंध्र प्रदेश से भी नेचुरल गैस। महाराष्ट्र को भी शामिल कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो आपको ये रट्टे नहीं मारने हैं, आपको सिर्फ पहचान बनानी है। आप लोग इनको क्या करोगे, आप लोग चाहोगे कि यार मैं चारों के चारों राज्य याद रखूं क्रोमाइट के अंदर, ठीक है ना। नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन तो आपसे एक ही आएगा ना, आपसे ऐसे थोड़ी है कि लगातार खनिज के ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है खनिज से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे और आपसे पूछे कि बताएगा निम्नलिखित में से मैग्नीज का उत्पादन कौन कौन से राज्य करते हैं। और बच्चों चार ऑप्शन आपको मिले हैं, उन चार ऑप्शनों में आपको ये राज्य याद रखने हैं। इन राज्यों में आपको एक हाईलाइट राज्य याद रखना है। जैसे आपने मैग्नीज में मध्य प्रदेश याद रख लिया, तो बच्चों मध्य प्रदेश के अंदर यदि मैग्नीज है तो मध्य प्रदेश के साथ लगते राज्यों के अंदर मैग्नीज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ लगता क्या है, महाराष्ट्र। तो एक कॉम्बिनेशन तो हमने महाराष्ट्र के साथ यहां बना लिया है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है ना। समझ में आई बात। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना सा ही हम करेंगे बच्चों। ये छोटा सा आपका टॉपिक था मिनरल का, और ज़्यादा आपको मिनरल के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जितना बताया है यदि इसको अच्छे से आप 3-4 बार प्रैक्टिस करके याद कर लोगे तो आपका मिनरल का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब हम यहाँ से सिर्फ 2 टॉपिक और कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होगी। एक टॉपिक बच्चों आपका होगा जलवायु, कल हम जलवायु पढ़ेंगे। और जलवायु के बाद बेटा एक टॉपिक आपका होगा वनों का, ठीक है ना, वनों का। उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो 7-8 टॉपिक होंगे इंपॉर्टेंट, उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब ज्योग्राफी में लोग पीएचडी भी करते हैं। अब आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको क्या करना है, आपको जो 2 से 3 से 4 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आएंगे वो अपने को कवर करने हैं, और वो टॉपिक अपने को पढ़ने हैं जहां से वो दिल्ली पुलिस के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपको ये लगता होगा कि यार ज्योग्राफी जो है वो 1 महीने का सब्जेक्ट है, 2 महीने का। तो बच्चों ज्योग्राफी जो है ना पूरी जिंदगी भी खत्म ना हो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तभी तो लोग एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी कर जाते हैं जो 5 साल की होती है। तो ज्योग्राफी का एक टॉपिक, उस एक टॉपिक के ऊपर 5 साल लगा देते हैं। तो ज्योग्राफी में कितने टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स के कितने सब टॉपिक हैं। तो बेटा हमें पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि ये टॉपिक भी रह गया, वो टॉपिक भी रह गया, हमने ये भी पढ़ना है, हमने वो भी पढ़ना है, नहीं। हमने सिर्फ वो पढ़ना है जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता हो। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने को डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। बेटा ऐसे बहुत टॉपिक हैं, ट्रांसपोर्ट है, आपका इंडस्ट्री है, ठीक है, जनजातियां हैं, जनगणना है, बहुत टॉपिक हैं। ये तो आपको वो टॉपिक पता है जो सिर्फ आप किताबों के अंदर लिखा हुआ देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। समझ में आई बात। ऐसा थोड़ी है कि जो तुम ज्योग्राफी में बता रहे हो टॉपिक सिर्फ यही है। यदि इतना ज्योग्राफी होता तो फिर सारे ही पीएचडी कर जाते। सभी के नाम के आगे डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर लालचंद, डॉक्टर जयंत कुमार, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर रेखा, डॉक्टर चेतन, डॉक्टर आस्था। मतलब यदि 2 महीने में ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती तो बेटा सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगा होता, क्योंकि तुम 20-25 टॉपिक पढ़ने के बाद पीएचडी कर जाते। ऐसा थोड़ी होता है ना। हाँ, तो जो हम पेपर दे रहे हैं उस पेपर के अंदर किस तरीके का क्वेश्चन किस टॉपिक से कवर हो रहा है अपने को वो करना है। 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, और जो जो टॉपिक करवाऊंगा वहां से वो कवर हो जाएंगे।